बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर मेनली जो एनिमल्स डिस्कस किए जाएंगे ये है फाइलम नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा, जिसके अंदर हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह आते हैं। फाइलम पोरीफ्रा, जिसके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं, और फाइलम टीनोफोरा वगैरह, जो कि माइनर फाइलम है। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये है कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स का पहला ग्रुप है, और यहाँ से मल्टी सेलुलैरिटी स्टार्ट होकर एनिमल किंगडम के टॉप तक, जहाँ पे इंसान आते हैं, मैमल्स आते हैं, वहाँ तक गए। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो कि देखने के अंदर साइज़ में बड़े होते हैं और इनको एक आम बंदा भी नोटिस कर सकता है, इसलिए ये हमेशा से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहे। जिस तरह से ये जो आपकी बुक का राइटर है मिलर, इसने अपना एक वाक़या बयान किया है जब इसका फ़र्स्ट इनकाउंटर हुआ एक सीलेंट्रेट के साथ, एक एनिमल जिसको फाइसेलिया कहा जाता है। आप लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर देखा हुआ है। तो देखने के अंदर ये एनिमल जितना कलरफुल और ब्यूटीफुल नज़र आता है, ये उतना ही डेंजरस है, क्योंकि ये स्टिंग करता है। तो राइटर का भी इसके साथ इनकाउंटर हुआ और इसको भी पता चल गया कि दोबारा से फाइसेलिया के पास नहीं जाना, क्योंकि इसके पास जो टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर माइक्रोस्कोपिक साइज़ के स्टिंगिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिनको नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर एनिमल के 3 फाइलम आएंगे, जिनके अंदर मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है ये सिंपल से लेके थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, कीप इन माइंड कि ये सारे डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी में 2 जर्म लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है, अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म कहा जाता है। चूँकि अंदर वाली लेयर ही इनके डाइजेशन के प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड होती है, इस करके अंदर वाली लेयर को गैस्ट्रोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस भी कहा जाता है। तो 2 लेयर्स के दरमियान में एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसको मीज़ोग्लिया या मीज़ोहाइल या मीज़ोफिल कहा जाता है। नेचर उसका सेम रहेगा और हर ग्रुप के अंदर वो जेली लाइक मटेरियल का नाम बदल जाएगा। स्पॉन्जेस वगैरह के केस के अंदर उसको मीज़ोहाइल कहा जाता है, और हाइड्रा वगैरह के केस के अंदर उसको मीज़ोग्लिया कहा जाता है। ये जो फिगर है आपके सामने, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो कर रही है, और ये वही है जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी देखी थी कि एंसेस्ट्रल प्रोटिस्टा जिससे एंसेस्ट्रल एनिमल्स बने, और मॉडर्न प्रोटिस्टा यहाँ पे रह गए, जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ये जो रेड कलर की लाइंस आ रही हैं, इनको देखना है। इसके अंदर से एक ग्रुप बना जिसको पैराजोआ कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन का कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके अंदर आते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस। पैरा का मतलब होता है बिसाइड्स, और जोआ का मतलब एनिमल। तो बहुत सारे जोलॉजिस्ट इनको पैराजोआ के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये मॉडर्न एनिमल से हर तरह से डिफरेंट है। इस करके इनको एक अलहदा ग्रुप के अंदर रखा गया, पैराजोआ बिसाइड्स एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा। मॉडर्न एनिमल्स के साथ इनकी शक्ल सूरत, कैरेक्टर्स और फीचर्स मैच नहीं करते। और पैराजोआ के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप आता है, जिसको फाइलम पोरीफ्रा कहते हैं। उसके अलावा इसमें 2-3 माइनर ग्रुप्स हैं, जिनका ज़िक्र आपकी बुक के अंदर नहीं है। तो उसमें से भी एक के अंदर 6 स्पीशीज़ आती हैं, एक के अंदर 7 आती हैं। तो प्लेनेरिया की शेप के एनिमल्स होते हैं। दूसरे इसमें आते हैं रेडिएट फाइला, जिसके अंदर फाइलम नाइडेरिया और फाइलम टीनोफोरा आते हैं। ये दो, तो ये वाले जो 2 फाइलम्स हैं, ये और फाइलम पोरीफ्रा, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर बाकी जितने भी हैं, जैसे जैसे ये अगले सेमेस्टर्स के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। इसके अंदर से ये ब्रेंकियोपोडा तक, यहाँ तक हमारा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में चला जाएगा।
उसके बाद आता है टॉपिक ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी के सिंगल सेल वाले जो सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स थे उससे मल्टी सेलुलर एनिमल्स किस तरह से बने। तो मल्टी सेलुलर लाइफ ज़मीन की हिस्ट्री पे 55 करोड़ साल से मौजूद है। तो 55 करोड़ साल एक अच्छा खासा दौरानिया है, लेकिन अगर ये कंसिडर किया जाए कि ज़मीन को बने हुए 5.5 अरब साल हो गए हैं तो उस हिसाब से अब तक ये टोटल का सिर्फ 10% है। तो मल्टी सेलुलर लाइफ जो है ये एकदम से मतलब कि प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन बाउंड्री यानी कि कैम्ब्रियन पीरियड जैसे ही स्टार्ट हुआ उस दौरान एक इवेंट हुआ जिसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है, जहाँ पे एकदम से मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बहुत सारे ग्रुप्स अपीयर हुए। तो यही जो है इनके अंदर से उसकी एक फ्रैक्शन यानी कि छोटा सा हिस्सा आजकल भी पाया जाता है, बाकी इनकी जो मेजॉरिटी थी वो तभी ख़त्म हो गए। तो अभी तक इस चीज़ का कोई साउंड आंसर नहीं मिला कि कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जो इवेंट हुआ जिसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और एकदम से इतने एनिमल आए कहाँ से और उसके बाद वो चले कहाँ गए। मल्टी सेलुलैरिटी के पीछे दो हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल मल्टी सेलुलर में कैसे कन्वर्ट हुआ उसके पीछे दो हाइपोथेसिस हैं। The first one is called colonial hypothesis and the second one is called syncytial hypothesis। तो क्लियर रहे कि इनको हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है कि 55 करोड़ साल पहले की बात हो रही है, तब इंसान नहीं होते थे, इस करके इनकी स्पोर्ट के अंदर कोई इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं जाते। और एक्चुअल में क्या हुआ था ये देखने के लिए इंसान तब प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ये हाइपोथेसिस है, वी आर नॉट थ्योरीज। कॉलोनियल हाइपोथेसिस को आसान लफ्ज़ों में जो ऊपर वाली डायग्राम है देखें कि एक एनिमल था उससे डिवाइड करके दो से चार सेल बने। नॉर्मली एनिमल्स लैदा हो जाते हैं, लेकिन इन सेल्स ने आपस में इकट्ठा रहना एक्सेप्ट किया और अपने फंक्शंस बांट लिए। तो इवेंचुअली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए जिसके अंदर सेल्स की दो लेयर्स हैं जो कि लैदा कलर से दिखाई गई हैं और इन्होंने अपने अपने फंक्शंस बांट लिए, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर एंड टिश्यू फॉर्मेशन। तो इससे रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स बने और इसी से ही आगे फिर डाइवर्सिफाई होकर बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल बने। तो ये जो हाइपोथेसिस इसको कॉलोनियल हाइपोथेसिस कहते हैं और इसकी सपोर्ट में पॉइंट जाता है वॉल्वॉक्स की तरह के एनिमल्स इसकी एग्जांपल है, जिसमें सेल्स डिवाइड तो करते जाते हैं लेकिन इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं जिसको कॉलोनी कहा जाता है और कॉलोनी के अंदर सेल्स अपने अपने फंक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। तो जो नीचे वाला है इसको सिंसीशियल हाइपोथेसिस कहते हैं। जो वर्ड है सिंसीशियम का एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेलीज होते हैं और क्रॉस वॉल्स नहीं होते। अब इसको ऐसे समझें कि एक सेल से दो सेल बने लेकिन उनके दरमियान में जो पार्टीशन के लिए सेल मेम्ब्रेन बनती है वो नहीं बनी। एज आ रिज़ल्ट हमारे पास एक इस तरह का सेल आया जो नॉर्मल सेल से साइज़ में डबल था और उसमें न्यूक्लियस भी दो थे, ऑर्गेनेलीज भी ज़्यादा थे। उसके बाद इन दोनों सेल्स ने जब डिवाइड किया तो दो से चार बने, जिसका साइज़ एक नॉर्मल सेल से 4 गुना बड़ा था। न्यूक्लियस 4 थे और ऑर्गेनेलीज भी उसी हिसाब से ज़्यादा थे और ये काम आगे आगे चलता गया। तो इवेंचुअली किसी स्टेज पे जाके जो बहुत बड़ा सेल था जो कि सिंसीशियम होता है इसके अंदर क्रॉस वॉल्स बनी और ये सारे सेल जो कि इकट्ठे थे यही आगे जाके मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर कन्वर्ट हुए। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पहले बने जो एनिमल वो बायलेटरली सिमेट्रिकल थे, उससे आगे दो ग्रुप बने, एक बायलेटरल और एक रेडियल। तो ये दो हाइपोथेसिस हैं जो कि मल्टी सेलुलैरिटी के ओरिजिन की डेफिनेशन के अंदर जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। अब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जितने मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं क्या ये सारे के सारे मोनोफाइलेटिक है, मतलब कि एक ही एनिमल या एक ही इंसेस्टर से आगे बने हुए हैं, या फिर डाईफाइलेटिक है, दो इंसेस्टर से बने, या पॉलीफाइलेटिक है मतलब कि मल्टीपल इंसेस्टर से बने हुए हैं। तो मोस्टली zoologists इस बात पे एग्री करते हैं कि ये वाले जितने भी एनिमल्स आजकल हम देखते हैं ये पॉलीफाइलेटिक हैं। इसके पीछे ये कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के अंदर एकदम से एक ही सेम टाइम के ऊपर तकरीबन सभी एनिमल फाइलम अपीयर हुए जो कि मल्टी सेलुलर थे और दूसरे वो एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट थे। अगर ये एक सिंगल एंसेस्टर से बने हैं तो एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ या एक ग्रुप से इतनी तरह के और इतने डाइवर्स और इतने ज़्यादा एनिमल ग्रुप्स आगे बनना इम्पॉसिबल है।
इसलिए ज़्यादा ज़ूलॉजिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि एक से ज़्यादा एंसेस्ट्रल ग्रुप्स मौजूद थे जिनसे आगे फिर कई ग्रुप्स बने। और अगर एक से ज़्यादा ग्रुप्स मौजूद थे तो फिर जो दो हाइपोथेसिस हमने पीछे डिस्कस किए हैं, यानी कि कॉलोनियल हाइपोथेसिस और सिंथेसियल हाइपोथेसिस, ये दोनों के दोनों एट अ टाइम भी सही हो सकते हैं। इसके अलावा एक और है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये जो हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, या इवन इससे पिछला जो हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया जिसके अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उनके अंदर कुछ इस तरह के करैक्टर हैं जो आगे पोरीफ्रा वगैरह के अंदर भी आते हैं, और वही करैक्टर आगे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स इवन के इंसानों के अंदर भी परसिस्ट करते हैं। अब इसमें से कुछ करैक्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करैक्टर है एस्टर। एस्टर एक तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनने वाला स्ट्रक्चर है जो कि माइटोसिस के दौरान बनता है और क्रोमोसोम्स को खींच के आधा आधा डिवाइड कर देता है। तो ये जो एस्टर फॉर्मेशन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती है, सिंपल मल्टी सेलुलर के अंदर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर के अंदर और इवन इंसानों के अंदर। तो सेम करेक्टर शेयर्ड एंसेस्ट्री को शो करता है कि ये एक ही एंसेस्टर से बने हुए हैं। वो करेक्टर एक एनिमल के अंदर था और उसकी आगे जितनी भी जनरेशन्स बनी उसके अंदर वो करेक्टर पास ऑन हो गया। दूसरा, जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे इस तरह के स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि गैमीट्स जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये करेक्टर भी सेम है। स्पर्म की जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड, मिड पेस और टेल वाला पार्ट, ये सारे एनिमल ग्रुप्स के अंदर यही होता है। हाँ, स्पर्म की थोड़ी सी शेप और साइज़ का फ़र्क होता है। उसके बाद वो वाले प्रोटीन्स जो मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो सारे प्रोटीन हर एनिमल सेल के अंदर सेम होते हैं। ये प्रोटीन वही हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मस्कुलर मूवमेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर भी पढ़े थे, जिसके अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन वगैरह आती हैं। तो ये सेम है। फॉर एग्जांपल स्पर्म है, इसकी जो टेल होती है फ्लेजेला लगा होता है वहाँ पे, और ये प्रोटीन से बनता है, उस प्रोटीन को कहते हैं फ्लेजेलन। तो ये हर एनिमल ग्रुप के अंदर, मतलब कि यूग्लिना से लेकर इंसानों तक फ्लेजेलन का ही बना होता है। तो ये जो कॉमन फीचर है, इनके पीछे रीज़न क्या है, ये डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन है। तो ये वाले रीज़न्स को सामने रख के जो बाकी के जोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं ये बेसिकली एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप से बने हैं, मतलब कि इनका एक ही इंसेस्टर था और उससे आगे ये करैक्टर ट्रांसफ़र हो गए। एनी हाउ, दोनों जोलॉजिस्ट के जो तबका फ़िक्र हैं ये एक दूसरे की बात नहीं मानते और इस बात पे अक्सर इनके दरमियान में क्लैश भी रहता है। लेकिन एक्चुअल, चूँकि इंसान वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, हो सकता है दोनों हाइपोथेसिस ठीक हों, हो सकता है कि दोनों में से एक ठीक हो, और यार मुमकिन है कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, एक्चुअल में कुछ और ही हुआ हो। इसलिए एक्चुअल चीज़ क्या है उसकी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिला। जितना मिलता है उसकी बेस पे जो दो हाइपोथेसिस हैं ये बनाए गए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर फाइलम पोरीफ्रा और इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स। तो फाइलम पोरीफ्रा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो लैटिन वर्ड पोरस का मतलब होता है पोर, यानी कि छोटे छोटे सुराख, और फ्रा का मतलब होता है टू पियर, मतलब किस तरह के एनिमल जिनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो ये स्पॉन्जेस प्राइमरीली मैरीन, समंदर में पाए जाने वाले एनिमल है। इनकी चंद एक स्पीशीज़ फ्रेश वाटर के अंदर भी होती हैं, जो कि हमने क्लासिफिकेशन के अंदर देखी थी, स्पॉन्जिला स्पीशीज़ वगैरह। इनकी बॉडी लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल से मिलकर बनती है और इनकी 9000 स्पीशीज़ हैं। साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है। इनका साइज़ लेस दैन 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर डायमीटर तक भी होता है। मसलन ये है कि ये कोई 3.5 फुट ऊंचे और 3.5 फुट चौड़े इतने साइज़ के होंगे। तो जो इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी इनकी, या तो एसिमेट्रिकल होती है या फिर ये रफली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, हर एक की शेप अलग अलग होती है। इनके अंदर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सेल की 3 मेन टाइप्स हैं और 3 ही या 4 कुछ बुक्स पे इनकी माइनर टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इसके अंदर जो मेन टाइप्स में पिनेकोसाइट्स हैं, फिर मीजेनकाइम सेल्स हैं और क्वेनोसाइट्स हैं, जिनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है।
थर्ड, इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसके अंदर फर्दर चैम्बर्स बने होते हैं जिनके अंदर से पानी सर्कुलेट करता है। उसी पानी जो सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर से अपने छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को लैदा करके खा लेते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू उसके अंदर से गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और जो इनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो प्राइमरीली अमोनिया की फॉर्म के अंदर होता है, जो साथ के साथ सराउंडिंग वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। नोटिसेबल चीज़ ये है कि इनके अंदर टिश्यूज़, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। मतलब ये कि एक एनिमल जो कि एक बड़ी टेबल या चेयर के साइज़ का है उसके अंदर भी कोई टिश्यूज़ या ऑर्गन्स नहीं होंगे और उसके सेल्स इंडिविजुअली अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ये स्पॉन्जेस की दो एग्जांपल्स दी गई हैं। इसके अंदर जो मोस्टली स्पॉन्जेस ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और ये कलर इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि उनके सराउंडिंग वाटर के अंदर कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं। मैरीन वाटर के अंदर चूँकि मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये अपनी बॉडी का कलर बनाने के लिए मैरीन वाटर के अंदर से मिनरल्स और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको अपनी बॉडी के सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इस वजह से ये रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो या ऑलमोस्ट हर कलर के अंदर या पैटर्न्स वाले भी स्पॉन्जेस अवेलेबल होते हैं। तो दो स्पीशीज़ यहाँ पे दी गई हैं। जो येलो कलर का है इसको वेरोंगिया स्पीशीज़ कहा जाता है और जो रेड कलर का है इसको एक्सियोमेला स्पीशीज़ कहा जाता है। तो ये स्पॉन्जेस की क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आगे चलते हैं। तो सिंपल होने के बावजूद जो स्पर्म्स हैं ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म से थोड़े से ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इस कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर के आसपास की लेयर के सेल्स अपना अपना काम बांट लेते हैं। अब इसमें जो सेल टाइप्स हैं सबसे पहले आते हैं बारीक और चिपटे वाले सेल्स जिनको कहा जाता है पिनेकोसाइट्स। ये स्पॉन्जेस की बाहर वाली लेयर के अंदर पाए जाते हैं और ये माइल्डली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, किसी हद तक सेल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कुछ स्पॉन्जेस अपनी शेप को रफली चेंज भी कर सकते हैं। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो पिनेकोसाइट्स होते हैं इनकी शेप ट्यूब की तरह की होती है। मसलन कि जिस तरह मार्कर का ढक्कन होता है इसको दो साइड से ओपन कर लें, इस तरह से ट्यूब की शेप के सेल्स होते हैं जिनके दरमियान में खाली जगह होती है, उसके अंदर से पानी गुजर सकता है। तो इस शेप के जो पिनेकोसाइट्स होते हैं इनको पोरोसाइट्स कहा जाता है। पोर मतलब ओपनिंग। तो ये वाटर के फ़्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब अगर इसकी ओपनिंग खुली हो जाएगी पानी ज़्यादा गुजरेगा और अगर ओपनिंग इसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उससे पानी कम गुजरेगा। तो ये एक स्पॉन्ज की लेबल्ड डायग्राम है। इसके अंदर जनरल ऑर्गेनाइजेशन देखनी है आप लोगों ने। तो फर्स्ट थिंग के स्पॉन्जेस तीन तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और जो सबसे सिंपल वाली होती है वो यहाँ पर बनी हुई है, ये वाली। तो स्पॉन्जेस की साइडों के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो बनी हैं, इनको ओस्टिया कहा जाता है। ओस्टिया इसकी जमा है, ओस्टियम इसका सिंगल है। यहाँ से ब्लू एरो पानी के एंटर होने की डायरेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ से पानी अंदर गुजरता है और दरमियान में इसके एक कैविटी होती है। इस कैविटी को स्पॉन्जोसील कहा जाता है। इसके अंदर से पानी होता हुआ ऊपर से बाहर चला जाता है। ऊपर एक बड़ी वाली ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को ऑस्क्यूलम कहा जाता है। उसके बाद तीन टाइप्स के जो सेल हमने पढ़े थे ये हैं वो चिपटे थिन वॉल्ड सेल जिनको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है और कुछ केसेस के अंदर यही पिनेकोसाइट्स अपनी शेप चेंज करके ट्यूब लाइक सेल्स बन जाते हैं जिसके दोनों सिरे ओपन होते हैं। तो ये ट्यूब लाइक सेल हैं, ये भी ओपनिंग ऐसी एक ओपनिंग इधर होती है। इन सेल्स को पोरोसाइट्स कहा जाता है। दो लेयर्स के दरमियान आउटर लेयर जो होती है और ये इनर लेयर है, इसके दरमियान स्पेसिफिक टाइप के फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिनको कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये रेड रेड से कलर के बने हुए हैं और इनमें से जो एक है ये बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये सेल है, इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये इसको कॉलर कहा जाता है। इसके अंदर फ्लैजेला होते हैं जो कि बीट करते हैं और फीडिंग करंट्स जनरेट करते हैं। तो जो फूड छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं वो इधर से गुजर के सेल के अंदर और फिर ये उसको ट्रैप करके फूड वैक्यूल बनाकर खा लेते हैं। सिमिलरली इसकी बॉडी के जो दरमियान वाली लेयर है यहाँ पे एक जाली की तरह का मटेरियल फील्ड होता है जिसको
मीज़ोहाइल या मीज़ोग्लिया कहा जाता है, लिखा भी हुआ है। इसके अंदर अमीबा की शेप के सेल्स होते हैं जिनको अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। उनका काम ये होता है कि फूड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एक जगह से लेके बाकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि वो इस लेयर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते रहते हैं। तो ये स्पॉन्ज की जनरल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, एक और चीज़ इसमें याद रखें कि इसकी जो एक्टोडर्म होती है, चूँकि ये बनी होती है पिनेकोसाइट से, इसलिए इसकी आउटर लेयर को एक्टोडर्म के साथ पिनेकोडर्म भी कहा जाता है। सिमिलरली इसकी जो अंदर वाली लेयर जो कि इसकी एंडोडर्म है, उसको क्वेनोसाइट्स की वजह से, क्योंकि उसके अंदर सारे क्वेनोसाइट्स पाए जाते हैं, उसको क्वेनोडर्म भी कहा जाता है। इसी तरह से जो दरमियान वाली कैविटी है इसकी बेसिकली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, लेकिन स्पॉन्जेस के केस के अंदर इस कैविटी को स्पॉन्जोसील भी कहा जाता है। सील का मतलब है कैविटी और स्पॉन्जो स्पॉन्ज से रिलेटेड है। याद रखिएगा कि ये कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि ट्रू या फॉल्स बॉडी कैविटी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर बनती है, जबकि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इसके अंदर 2 जर्म लेयर्स हैं।